हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछले जो वीडियो में हम लोग देखे एनसीईआरटी चल रही थी हमारी, और आज वही उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज लेसन 2 करना है हमको कवर, और जो लेसन का नाम है बहुत प्यारा नाम है दोस्तों। आप जैसा कि सामने देख पा रहे हैं कि आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। क्योंकि आपको पता है पुराने आदमी जो पहला लेसन हम लोग पढ़े हैं उसमें प्राचीन मानव क्या करता था, खाद्य संग्राहक कहलाया था। तो वही खाद्य संग्रह मतलब शिकार से खाद्य संग्रह की तरफ किस तरीके से भोजन का उत्पादन शुरुआत की है, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसमें दिया गया है। तो बिना विलम्ब करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जितने भी साथी नए जुड़े हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, और चैनल को जाकर वहां से सब्सक्राइब करिए, ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे दोस्तों। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं पूरी एनसीईआरटी इसमें आपको बता दें मुफ्त में मिलने वाली है, क्लास 6 से लेकर 8 तक दोस्तों। चलिए बिना विलम्ब करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में मैंने आपको बताया कि पहली हेडिंग इसमें आ रही है कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। उनका कुछ जेन्युइन कोई रीज़न रहा होगा, कोई कारण रहा होगा, इसलिए घूमते रहे होंगे दोस्तों। तो उसमें यही बताया गया है कि 20 लाख साल पहले आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जो है हम उनको जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें उस नाम से पुकारा गया। आमतौर पर खाने के लिए वे क्या करते थे दोस्तों, जानते हो? मछलियाँ, चिड़ियाँ, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करते थे। खाद्य संग्राहक समुदाय के लिए लोगों के एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण इसमें एनसीईआरटी में दोस्तों 3 कारण 4 कारण बताए गए हैं। पहला रीजन क्या है? पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक दोस्तों रहेंगे तो वहाँ का जो फल रहेगा, फूल रहेगा, उसको डेली खाएंगे, और जब डेली उसको यूज़ करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा वो खाकर उसको क्या कर देंगे, वहाँ समाप्त कर देंगे। इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था दोस्तों। दूसरा क्या कारण है? दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए, फिर हिरण हो या मवेशी, अपना चारा ढूंढने के लिए ये क्या करते थे, जानवर तो एक यहाँ रहेंगे नहीं, वो भी टहला करते थे। तो उन्हीं को ढूंढने के लिए ये लोग क्या करते थे, उसके पीछे जाया करते थे। तो दूसरा कारण रीजन ये बता रहे हैं कि जानवर को, हिरण या फिर कोई मवेशी हैं तो अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह दूसरी जगह जाया करते थे दोस्तों। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग इनके पीछे पीछे करते हुए इनके पीछे गए होंगे। अब देखिए आगे क्या बता रहा है। तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधों के में फल फूल अलग अलग मौसम में आते रहे हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते रहेंगे। क्योंकि जानते हैं हर फल हर समय आता नहीं है। जैसे अभी ठंडी चल रही है तो ठंडी के समय मटर मिल रही है, देखिए आपको आलू भी मिल रहा है, सब अच्छी अभी तुरंत तैयार हुई हैं। तो होता क्या है, बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फल हर सीजन में मिलते नहीं हैं। तो वही कह रहा है कि पेड़ पौधे और फल फूल अलग अलग मौसम में आते रहेंगे और इसकी तलाश में मौसम के अनुसार अलग अलग इलाकों में घूमते होंगे। चौथा रीजन देखिए दोस्तों क्या बता रहे हैं। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना असंभव है दोस्तों, और झरने तथा नदियों में ही मिलता है पानी, इसको आप सभी जानते हैं, पहले इसे मिलता था। तो नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों नदियों में बारिश के बाद ही पानी मिल जाता है, इसलिए झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो इसका कारण क्या बता रहे हैं कि पानी की तलाश में भी दोस्तों इधर उधर उनको जाना पड़ता था। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, अब देखिए इसको समझते हैं। आने यहाँ पर देखिए 2-3 एनसीईआरटी में चित्र दिया हुआ है दोस्तों। ये देखिए पत्थर से
पेड़ लगा रहे हैं और ये सीलने के लिए प्रयोग किया गया है पत्थर के औजार। तो अगला क्या बता रहे हैं इसको समझा जाए। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक सखाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए होंगे और इनमें पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, क्योंकि लकड़ी सड़ जाती हैं दोस्तों। तो क्या कह रहे हैं कि ये लोग खाद्य संग्राहक थे। पुरातत्वविदों को पता जहाँ वस्तुएं मिली, वो वस्तुएं जो मिली तो उनमें लोग देखा क्या कि पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए जाते थे। इनमें से कुछ औजार फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। समझ में आया दोस्तों कि हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर क्या करते थे, उससे पहले भाला बनाते थे। तो लंबी स्टिक में टाइप का रहता था, तो उससे सामने जो है पूरा लोहा लगा रहता था या फिर पत्थर लगाते थे और कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी दोस्तों। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये देखिए औजार बना है पूरा, इनका यूज भी दिखा रहे हैं कैसे कर रहे हैं। तो पत्थर के औजारों का उपयोग देखिए बाएं तरफ दिया गया है। इंसान खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए कर रहा है। और देखिए इसके राइट हैंड पे क्या कर रहा है, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने का काम किया जा रहा है। साथियों थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, मैप भी दिया गया है बगल में। पहले संकेत को समझ लीजिए। संकेत को जब समझेंगे दोस्तों तो इसमें जो ट्रायंगल बना है, आयत बना है महापाषाणिक काल के लिए, आरंभिक काल के लिए, स्टार बना हुआ आधुनिक नगर के लिए, तो उसको आइए समझ लेते हैं। ये देखिए पूरा बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। ये जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम है। यहाँ पे गड्ढे का गर्ता प्राप्त हुआ था। ये नवपाषाणिक काल है। मेहरगढ़ आप जाएंगे, मेहरगढ़, ये यहाँ पर मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और ये नवपाषाणिक काल है। उसके बाद आप आएंगे कोल्ड हीवा दोस्तों प्रयागराज में है और यहाँ पर भी चावल के साक्ष्य पाए गए हैं कोल्ड हीवा से। चिरान बिहार में है और ये दोस्तों नवपाषाण कालीन स्थल है। भीमबेटका दोस्तों, ये देखिए भीमबेटका है, शैल चित्र के लिए जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। यहाँ देखिए ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल देखिए पूरा पाषाणिक काल के लिए है, तो ये पूरा पाषाणिक काल से नर्मदा नदी के तट पे देखिए भीमबेटका है। मुंबई महाराष्ट्र में इनाम गांव दोस्तों, ये देखिए आरंभिक नगर है इनाम गांव, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। इसी बगल में हुंसकी है तमिलनाडु, हुंसकी कुन्नूल की गुफाएं। पय्यमपल्ली दोस्तों नवपाषाण कालीन स्थल है पय्यमपल्ली। और यहाँ आदिचन्नूर, ये सभी यहाँ पर कुछ पूरा स्थल दिए गए हैं। इसको आप समझ सकते हैं, पूरा मैंने वीडियो में बता दिया अपने स्तर से। और जो भी ना समझ में आए जा कमेंट करके पूछेंगे, हम आपको बताएंगे पूरी तरह से। और जितने भी दोस्त साथियों इसमें जुड़े हुए हैं, आप सबसे निवेदन करेंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए और इसमें बेहतर करने की कोशिश करूँगा आप सबके लिए। और NCERT संपूर्ण पेज वाइज मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ और बढ़िया से ऐसे समझेंगे दोस्तों, और एक दिन कुछ ना कुछ आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा ज़रूर। भीमबेटका आधुनिक प्रदेश, इस पुराना स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं और इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं, देख सकते हैं दोस्तों। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये देखिए। अब बदलती जलवायु आता है टॉपिक अगला। देखिए इसमें क्या बताया गया है बदलती जलवायु में, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए।
और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हुआ, जब परिवर्तन हुआ तो गर्मी बढ़ने लगी, इसके साथ बारिश होने लगी। और बारिश में हरियाली घास ज़्यादा होती है, तो जितने भी घास खाने वाले जानवर थे जैसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, ये सब घास खा के जिंदा रहते हैं, तो इनकी संख्या बढ़ने लगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए, इनके खाने पीने, आदतों, प्रजनन की जानकारी प्राप्त करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत अनुसार पालने की सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। अब दोस्तों खेती और पशुपालन की शुरुआत की बात करते हैं। तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि 20 लाख साल पहले क्या हुआ, आरंभिक नगर में संग्राहक जो है खाद्य संग्रह की शुरुआत हो रही है। उसके बाद 12,000 साल पहले क्या हुआ कि जलवायु में परिवर्तन हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दो चीज़ें हमने, जिसकी वजह से क्या हुआ, बारिश हुई, गर्मियाँ बढ़ने लगी, मौसम परिवर्तन हुआ, तो बारिश हुई तो घास खाने वाले सभी जानवर उसके पीछे पीछे आए दोस्तों। अब देखिए खेती और पशुपालन की शुरुआत के बारे में बताया गया है कि इसी दौरान उस महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों में ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। तो कहना ये चाहते हैं कि इस लाइन के माध्यम से कि क्या हुआ, महाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे जो है अनाज, जब बारिश हुई तो इधर उधर से प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। तो यहाँ की महिलाएं, बच्चे, जो पुरुष थे यहाँ पर शिकार के लिए निकलते थे, वो भोजन के लिए इसको बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही में उसको ऑब्जर्व किया होगा कि ये अनाज कब उगते हैं, इसका टाइम पीरियड कितना होता है, कितना पानी लगता है। ऐसे करते करते वे अनाजों को क्या करने लगे होंगे, खुद करना सीख गए होंगे, और बाद में क्या बन जाएंगे दोस्तों, वो लोग कृषक बन गए। तो यहाँ से इस तरीके से खेती की शुरुआत हो जाती है। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो यहाँ से आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले आरंभिक मानव कौन से जानवर को पाला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे वो क्या बन गए, पशुपालक बन गए। तो इस लाइन में कहना ये चाहता है कि यहाँ पर कुत्तों को पालना शुरू कर दिया। फिर साथ ही क्या कि लोग मानव जो थे अपने घरों के आसपास चारा रख देते थे। जब चारा रखते थे तो उसको खाने वाले आसपास जानवर जैसे गाय हो गई, भेड़ बकरी हो गई, ये सब आने लगी। तो वो लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे उनको भी पालना शुरू गए और वो क्या बन गए, पशुपालक बन गए दोस्तों। अब इसके बाद बसने की प्रक्रिया पे देखिए। बसने की प्रक्रिया आपको भी बता देता हूँ, इसे इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जान लेते हैं कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। मतलब जो लोग होते हैं उनके द्वारा पौधे उगाना, जानवरों की देखभाल करना और उसी बहाने अपना एक झोपड़ी या घर बनवा लेना, उसी क्या कहा गया है, एनसीईआरटी में बसने प्रक्रिया कहा गया है दोस्तों। ये देखिए कुछ ऐसे औजार प्राप्त हुए हैं, देख सकते हैं। तो एक नवीन जीवन शैली की ओर की बात करते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन लगते हैं, महीने या फिर साल भी लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे होंगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक
सिंचाई, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे दोस्तों। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, क्योंकि अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बेचकर बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडार की बात सोचने लगी और क्या करने लगे, वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करने लगे, रखने लगे उसको। और फिर क्या कह रहे हैं, इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन और टोकरियाँ बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोद कर बहुत लोग क्या करते थे, इसी में अपना अनाज रख लेते थे। पैसा उसका तो था नहीं उस समय, तो अपना अनाज रख लेते थे दोस्तों। अब चलते फिरते खाद्य भंडार कौन थे, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जानवर बच्चे देते थे, उनकी संख्या बढ़ती है। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए दोस्तों, तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है। भोजन का जो एक अच्छा स्रोत है, कैल्शियम मिलता है हमको। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में कह दिया जाए तो पशुपालन भोजन के भंडारण का एक प्रमुख तरीका था। देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे एनसीईआरटी बताई गई है दोस्तों। तो इस तरीके से पूरा लेसन मैं आपको बता दिया हूँ। फिर से इधर आप देखिए, ये पिक्चर दिया हुआ है, नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये देखिए मिट्टी के बर्तन यहाँ आपको दिखाई गया है। ऐसे बर्तन बना के लोग रहा करते थे। मेहरगढ़ के बारे में बताया गया दोस्तों। मेहरगढ़ आपको पता ही है। ये देखिए मेहरगढ़ के इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। कहाँ पर? मेहरगढ़ में विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसी जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। किसकी हड्डियां हैं? भेड़ और बकरियों की। और इनका चौकोर आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं इसके साथ में। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें कुछ भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके साथ जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता रहा होगा दोस्तों। ये लोग सोचते थे, मेहरगढ़ में जो मिला है साक्ष्य, कि मृत्यु के बाद कोई जीवन हो सकता है। तो ये लोग क्या करते थे दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक साक्ष्य मिला है जिसमें ये देखिए मुर्दे के साथ में बकरी के अवशेष मिले हैं। तो देखिए बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो, देखिए इसमें पूछा गया है। तो ऐसा इनको माना जाता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है। ये लोग ऐसा मानते थे और इसे मृतक को खाने के लिए क्या करते थे, इसमें छोड़ा रहा होगा। देखिए फ्रांस की गुफा में मिली चित्रकारी ये भी मिल रही है, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। देखिए तो इस तरीके से ये पूरा लेसन समाप्त होता है दोस्तों। और यहाँ पर कुछ मैं महत्वपूर्ण तिथियाँ आपको दिखा देता हूँ। इसको आप जरूर, मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, आप सबको पढ़ लेना चाहिए। मध्य पाषाण युग कब से कब स्टार्ट होता है? तो 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले कौन सा स्टार्ट हो रहा है? मध्य पाषाण काल युग प्रारंभ हो रहा है। बसने की अगर प्रक्रिया पूछ लिया जाए कि बसने की प्रक्रिया कब आरंभ हुआ, तो लगभग 12,000 साल पहले बसने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मेहरगढ़ के में बस्ती का आरंभ कब प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। IAS से लेकर PCS में, सीटेट से लेकर सभी गवर्नमेंट एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है NCERT से कि मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था? तो 8,000 साल पहले। और इससे 4 वर्ष आगे जाएंगे तो 4,000 वर्ष तो बसने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी 12,000 साल में। अब 12,000 साल में ही 12,000 से 10,000 के बीच में जो मध्य पाषाण काल प्रारंभ हुआ है, और 10,000 से लगभग नवपाषाण युग प्रारंभ हो गया है। 20 लाख साल पहले हम लोग जानते हैं लेसन में आरंभिक मानव स्टार्ट हुआ था उनका जीवन। 12,000 साल पहले क्या हुआ? जलवायु में परिवर्तन हो गया था। जलवायु परिवर्तन के बाद क्या हुआ? लोग यहाँ वहाँ जानवर जो है, बारिश हुई, गर्मियाँ बढ़ने लगी
और जिससे घास उगने लगे। घास खाने वाले जानवर उनके पीछे पीछे आए, उनको मानव ने देखा, अजर किया, उनको पकड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहला जानवर जो उन्होंने पाला वो जानवर कौन सा था? उन्होंने कुत्ता पाला था। धीरे धीरे वहाँ घर के पास में क्या रखने लगे? चारा रखने लगे दोस्तों। और चारा रखने के बाद क्या हुआ, चारे के पीछे जानवर आते गए और वो धीरे धीरे पालना शुरू कर दिए। भेड़ बकरी गाय आदि इनको सभी भी पालना शुरू कर दिए। तो हम लोग ये पूरा चैप्टर पूरी तरह पढ़ चुके हैं। आखेटा खाद्य संग्राहक कैसे बनते हैं, किस तरीके से आखेट किए, किस तरह संग्राहकों का प्रारंभ किया, मिट्टी के बर्तनों में रखते थे। हमने बीच में पढ़ा कि यहाँ पर मेहरगढ़ के साक्ष्य जो मिले हैं, मेहरगढ़ में आप देख ही सकते हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र के साथ में बकरी रखी है, बकरी का शव प्राप्त हुआ है। तो क्या हुआ, ये लोग जीवन जो है मृत्यु के बाद भी मानते थे। ऐसा मानते थे इसलिए भोजन का रूप मानकर उनको रखा गया और बकरी भी दफनाते दिए होंगे, ऐसा माना जाता रहा होगा। तो इस तरीके से हमने पूरा लेसन ये पढ़ा है और आपको रिवीजन भी करा दिए दोस्तों। फिर से अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।